नमस्कार, मैं डीपी देरवाड़ी, पूर्व संयुक्त निदेशक पंचायती राज विभाग उत्तराखंड। मैं जो हूँ गांव पंचायतों में कार्यालय प्रबंधन के मुख्य बिंदु पर थोड़ी चर्चा करूँगा। कार्यालय प्रबंधन एक बहुत बड़ा विषय है। इसके बारे में यहाँ पर अगले वक्ता या पूर्व वक्ता जो भी हैं वो इसमें बताएंगे विस्तार से, लेकिन मैं केवल गांव पंचायत के कुछ मुख्य बिंदु इसमें कार्यालय प्रबंधन के क्या हैं उसके संबंध में आपसे चर्चा करूँगा। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि गांव पंचायत में अगर कार्यालय का प्रबंधन नहीं होगा तो गांव पंचायत में इतने सारे कार्य होते हैं, इतने उत्तरदायित्व तो गांव पंचायतों के बढ़ गए हैं और बिना कार्यालय के प्रबंधन के ये कार्य सफल नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए कुछ मुख्य बिंदु है। सबसे पहले है कि गांव पंचायत का कार्यालय, बिना कार्यालय के कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर गांव पंचायत में कार्यालय नहीं है तो आप जो है एक व्यवस्थित तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो कार्यालय कैसा हो? कार्यालय में एक भवन होगा, जिस भवन में प्रधान एवं सचिव का एक कक्ष होगा, एक बैठक कक्ष होना चाहिए, एक कंप्यूटर कक्ष होना चाहिए, 2 शौचालय कम से कम होना चाहिए, एक महिलाओं के लिए, एक पुरुष के लिए, और एक बिजली पानी की व्यवस्था उसमें कम से कम। इतना एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कार्यालय के लिए कि जो कि गांव पंचायत के पास एक कार्यालय हो। कार्यालय प्रबंधन में अगला आता है कि इस कार्यालय में कौन कौन से होंगे। ग्राम प्रधान है जो कि कार्यालय का अध्यक्ष होगा। गांव पंचायत का सचिव है जो कार्यालय का सचिव होगा, जो कि गांव पंचायत प्रधान की अध्यक्षता में, उसकी देखरेख में गांव पंचायत के कार्यों का संचालन करेगा। और गांव पंचायत के कर्मचारी होंगे, कर्मचारीवृंद, जो कि गांव पंचायत के सचिव के अधीन रहते हुए गांव पंचायत के कार्यों का निष्पादन करेंगे। और गांव पंचायत के सदस्य, गांव पंचायत के सदस्य जो कि वार्ड जैसे 7 से लेकर 15 तक जिस गांव पंचायत में जो स्थिति होंगी वो उसके एक कार्यकारिणी के सदस्य होंगे, और जो कि आपसी सामंजस्य से ही गांव पंचायत के कार्यों का संपादन करेंगे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण कि हम सदस्यों को गांव पंचायत के कार्यालय प्रबंधन में कभी समझते नहीं, लेकिन सदस्यों को भी गांव पंचायत के कार्यालय प्रबंधन में हमें शामिल करना होगा और उनको अपने कार्यालय का एक हिस्सा मानना होगा। गांव पंचायतों के अभिलेख एवं रखरखाव, गांव पंचायत के जो कार्यालय प्रबंधन में है उसके अभिलेख कितने हैं वो जो है बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से होने चाहिए। जितने अभिलेख हैं वो गांव पंचायत के पास होने चाहिए। और उनका रखरखाव कैसे होगा? जनरली गांव पंचायत के अभिलेख जो है गांव प्रधान के अभिरक्षा में रखे जाते हैं, और उसकी देखरेख में गांव पंचायत सचिव जो कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी होता है वो उनके रखरखाव करता है। तो ये भी ज़रूरी है कि गांव पंचायत के सभी अभिलेख उसमें होने चाहिए, चाहे वो CAG के प्रपत्र हों, चाहे गांव पंचायत का परिवार रजिस्टर हो, चाहे जन्म मृत्यु के अभिलेख हों, चाहे अन्य ई पंचायत से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख हों, वो सारे के सारे गांव पंचायत के पास उपलब्ध होने चाहिए। अब गांव पंचायत अभिलेखों की सुरक्षा, अभिलेख तो हैं आपके पास और अभिलेखों की सुरक्षा नहीं है, व्यवस्थित तरीके से रखे हुए हैं, तो आपको गांव पंचायत के अभिलेख जो हैं वो उसके लिए एक अलमारी आपके पास होनी चाहिए या एक बॉक्स होने चाहिए जो कि एक उसमें सुरक्षित रहें और जो कि लॉक्ड हों उसमें, ताकि कोई भी उनको छेड़छाड़ न करें। जो अधिकृत व्यक्ति है, जो गांव पंचायत का सचिव है, प्रधान है, या जिसको गांव पंचायत ने अधिकृत किया कर्मचारी को, वही वो जो है इसको इसमें छेड़छाड़ देखे, उसमें वही इसका रखरखाव करे। पत्रावलियों का रखरखाव और निस्तारण, एक सुव्यवस्थित तरीके से पत्रावलियों का रखरखाव होना चाहिए। वो तरीका क्या होगा ये देखना होगा और उसका रखरखाव उनको करना होगा कि गांव पंचायत जो सचिव के माध्यम से वो गांव पंचायत के प्रस्ताव उसमें लगे होने चाहिए, सचिव के उसमें नोट होना चाहिए, फिर जाके ग्राम प्रधान की स्वीकृति होनी चाहिए, और गांव सभा का जो अनुमोदन है, जो गांव पंचायत का अनुमोदन है, वो सारे प्रस्ताव पत्रावली में रहने चाहिए। तो ये उसमें रखने चाहिए। और प्रस्तावों का निस्तारण, कि प्रस्ताव जितने भी होते हैं गांव सभा में, गांव पंचायत में, उनका निस्तारण जो है प्रॉपर इसमें होना चाहिए। बैठकों का एजेंडा, गांव पंचायत की बैठकों के लिए एजेंडा तय होना चाहिए, और एजेंडा एक रजिस्टर होगा, और एजेंडा का रखरखाव, एजेंडा रजिस्टर का रखरखाव नियमित रूप से होना चाहिए।
ये भी ऑफिस मैनेजमेंट का एक हिस्सा होगा। प्रशासनिक समिति, गांव पंचायत में एक प्रशासनिक समिति होती है जो कि कर्मचारियों पर नियंत्रण रखती है और भार ऑफिस मैनेजमेंट की कार्रवाई जो है प्रशासनिक समिति में उसकी बैठकों में रखना चाहिए। कर्मचारियों पर नियंत्रण भी हुई प्रशासनिक समिति और ग्राम प्रधान जो कि उसको अधिकार देखेंगे एक्ट में, उसके आधार पर उनको रखना है। समितियों के माध्यम से संवाद, जितने भी समितियां हमारी और समितियों के अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से भी संवाद लगातार होना चाहिए ताकि हमारा कोई कम्युनिकेशन गैप न रहे, इसमें जो हमारा संवादहीनता है आपस में न रही। और उच्च स्तर पर पत्राचार और संवाद, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत के सचिव को उच्च स्तर पर जो संवाद है पत्राचार है लगातार नियमों के अनुरूप समय समय पर करना चाहिए। और ई पंचायत या ई ऑफिस की, जैसे मैंने कहा कंप्यूटर है या ई सर्विस की सेवाएं हैं या ई पंचायत के संबंधित जितने भी अभिलेख है, ये सब जो है हमारे ऑफिस का हिस्सा रहेगी। और पारदर्शिता, कोई भी कार्रवाई हम अगर करते हैं अपने ऑफिस में कार्यालय में, इसमें पारदर्शिता बहुत आवश्यक है ताकि जनता को पता चले, गाँव वासियों को पता चले कि हमारे ऑफिस की कार्रवाई में क्या क्या हो रहा है, हमारे ऑफिस में क्या क्या कार्य चल रहे हैं और क्या क्या गतिविधियाँ इसमें जा रही है। अगला बिंदु है जो कि गांव पंचायतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अंतिम बिंदु भी है इसके कार्यालय प्रबंधन का, सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गांव पंचायत एक स्थानीय निकाय है, ये जनता का कार्यालय है। इसमें जितने भी सूचनाएं हैं जनता तक पहुँचे और जनता से ली जाए, उतना ही गांव पंचायत सफल रहेगी, उतना ही उसका कार्यालय प्रबंधन बहुत सही रहेगा। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम पे ऊपर से लेकर सरकार से, क्षेत्र पंचायत से, जिला पंचायत से या अन्य स्रोतों से भी जो भी सूचनाएं हैं जनहित के लिए, जनता के लिए जो आती हैं, उनको हमें जनता तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। यह जनता की जो सूचनाएं हैं, जनता से जो शिकायतें हमें प्राप्त होती है या जो जानकारियां प्राप्त होती है, उसको हमें उच्च स्तर तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। और ये हमारे कार्यालय प्रबंधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी होगा। तो मैं इसको भी बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ गांव पंचायतों के कार्यालय प्रबंधन के लिए। इसके साथ ही जो कार्यालय प्रबंधन की जो चर्चा है मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आप सभी को नमस्कार, अभिनंदन आप सबका। सबसे पहले धन्यवाद निदेशक पंचायती राज महोदय का कि उनके द्वारा एक ये इनिशिएटिव लिया गया है कि इस कोविड-19 के दौरान भी हमारे जो भी कार्मिक हैं विभाग के अंतर्गत जो काम कर रहे हैं डिफरेंट लेवल पे, चाहे जिला लेवल हो, ब्लॉक लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे मुख्यालय लेवल हो, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हम सभी को इस दौरान भी अपने कार्यों के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति, अपने जो जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है उसके प्रति हम सबको संवेदनशील रहना है और अधिक से अधिक मनोयोग से अपने जो भी कार्य दायित्व हैं, विभागीय जो कार्य दायित्व हैं, उसका निर्वहन करना है। इस क्रम में जो आज का ये जो टॉपिक है यह है कार्यालय प्रबंधन, जो बहुत ही रिलेवेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि उसकी सफलता या उसकी जो जनता में जो छवि जो बनती है वो उसके ऑफिस का किस प्रकार का डेकोरम है, किस प्रकार की उसे कार्य प्रणाली है और जो कार्मिक वहाँ पर तैनात हैं, जो लोग वहाँ पर कार्य करने के लिए जिम्मेदारी जिनको दी गई है, उनका अपना नॉलेज का लेवल कैसा है, उनकी कितनी जानकारी अपने संगठन के बारे में, अपने कार्य दायित्वों के बारे में है और वो जो अभिलेख हैं ऑफिस का तात्पर्य क्या होता है उनको पूरा उसका समझना आवश्यक है। अभिलेखों का महत्व समझना ज़रूरी है और किस प्रकार से शासकीय निर्णय प्रक्रिया है उसको समझने की ज़रूरत है। तो इन सब को
अगर हम समाहित करें तो इन्हीं को क्या कहते हैं, कार्यालय प्रबंधन। कार्यालय के प्रबंधन, अगर हम कार्यालय शब्द को अगर अंग्रेजी के टर्म में यूज़ करें, जो ऑफिस के जो अल्फ़ाबेट हैं उसी को अगर हम एक एक करके ले लें तो पूरा सार हमारा ऑफिस मैनेजमेंट का उसके अंतर्गत समाहित हो जाता है। जैसे ओ, पहला शब्द क्या है, ओ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। किसी भी हर एक कार्मिक को अपने ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को सदस्य हैं, आप पंचायती राज विभाग के एक सदस्य के रूप में वहाँ पर हैं, एक एम्प्लॉय के रूप में हैं, तो आपको हर एक को, हमें जितने लोग भी पंचायती राज विभाग के जहाँ पर भी कार्यरत हैं उनको सबको समझना चाहिए कि पंचायती राज विभाग का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या है, वो क्लियरिटी हम सबको अपने कार्य दायित्वों के प्रति होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर अल्फ़ाबेट देखें तो एफ मीन्स फॉर्मेशन। किसी भी संगठन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके भी हम सदस्य हैं, हर एक को ज़रूरी है कि उसका फॉर्मेशन क्या है, मीन्स हायरार्की क्या है, कौन सा मतलब प्रथम टॉप मैनेजमेंट कौन है, हमारे मुख्यालय एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है, उनके नीचे कैसे कैसे हायरार्की है और हमारी पोजीशन कहाँ पर फील्ड में कहाँ पर है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने जो फ्लो होता है हमारा ऑफिस में बात करने का, संपर्क करने का, उसको हम समझ सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा अल्फ़ाबेट आता है एफ मीन्स फॉर्मेशन। फॉर्मेशन हो गया फंक्शंस। हर कार्मिक के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने कार्य दायित्व के प्रति जो ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शन है, जो कार्य दायित्व उनको दिए गए हैं, उनका उसको भली भांति ज्ञान होना चाहिए, मेरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या आता है। फिर नेक्स्ट आता है आई मीन्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब हमें देखिए कहीं कहीं पे बहुत सारे ऑफिसों में देखा जाता है कि हमें ये समझ नहीं आता है कि किस प्रकार से हमें कोई भी डाक या कोई भी मार्किंग या कोई भी सूचना का आदान प्रदान करना है, तो उसका उचित माध्यम क्या है। हर एक चीज़ का एक उचित माध्यम होता है। अगर निदेशक महोदय को अगर डायरेक्शंस देने होते हैं तो सीधा एक फील्ड लेवल पर नहीं देंगे, बिल्कुल उचित माध्यम से अपने जो नीचे अधीनस्थ जो हायरार्की है उसके माध्यम से आप तक बात आएगी, ताकि पूरे सब लोगों को पता चले कि किस प्रकार से डायरेक्शन ऊपर से नीचे को जा रहे हैं और नीचे से किस प्रकार से डायरेक्शन आने चाहिए, तो बीच के लेवल को भी। तो ये फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन का फ्लो किस प्रकार से होना चाहिए, ये भी समझने की बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है सी मीन्स कॉम्पिटेंसी। हम हर एक को, हर कार्मिक को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कार्मिक है उसको कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। कॉम्पिटेंट इन द सेंस कि उसको नॉलेज का लेवल उसका परफेक्ट होना चाहिए कि मैं जिस विभाग में काम कर रहा हूँ, मुझे उस विभाग के कार्य दायित्वों का कितना नॉलेज है, क्या मुझे परफेक्ट नॉलेज है या नहीं है। अगर कहीं पर उसको लगता है कि मेरी नॉलेज में कमी है तो उसको उसके दिशा में पहल करनी चाहिए। उसको नॉलेज जो भी कार्य दायित्व उसको दिए गए उसके रूल रेगुलेशन प्रोसीजर को समझना चाहिए। तो जब तक वो चीज़ें समझेगा नहीं तब तक अपने कार्य दायित्व का निर्वहन और ढंग से नहीं कर सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर जो कार्मिक है, जो भी ऑफिस मैनेजमेंट की बातें को समझना चाहता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने अंतर्गत वो कॉम्पिटेंसी लाए। उस नॉलेज का लेवल सही होना चाहिए, उसको स्किल्ड होना चाहिए कि किस प्रकार से हम दक्षतापूर्वक अपने कार्य दायित्वों का जो प्रक्रिया दी गई है उसको निर्वहन करें। और सबसे बड़ी चीज़ उसमें एक शब्द आता है एटीट्यूड। तो हमें सकारात्मक एक सोच के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि जनता के प्रति हम डायरेक्ट उत्तरदायित्व हैं। जनता हम पे बहुत आशावान रहती है, हमें संवेदनशील रहना है जनता के प्रति, अपने कार्य दायित्व के प्रति। कोई भी जनता किसी भी रूप में हमसे कुछ चीज़ पूछने आती है, समझने आती है, तो हमें उन्हें संतुष्ट करना है, उनका जवाब देना है। उन्हें जो हमारे कार्य क्षेत्र में जो चीज़ें हमारे उसमें आती हैं उसके अनुसार हमें निर्णय लेकर के उनको बताना है। अगर हमारे कार्य क्षेत्र में निर्णय लेने की शक्ति नहीं है तो हमें उनको ये भी कन्विंस करना होगा कि भाई देखिए इसके लिए मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, आपकी जो सूचना है, आपकी जो जानकारी है, आपका जो कहना है उसको मैं इसी प्रकार से अपना हायर अप जो उच्च अधिकारियों के जानकारी के लिए, उनके स्तर पर निर्णय के लिए मैं उसे अग्रसारित कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से उनको हर एक को, जनता को उसे समझना चाहिए। लास्ट शब्द ऑफिस का आता है ई मीन्स इन्वायरमेंट। हमें क्या है, एक परिवेश, एक ऑफिस का, जिस भी ऑफिस को हम हेड कर रहे हैं उसका नियंत्रण कर रहे हैं, उस ऑफिस के सदस्य हैं, हर एक का, जैसे एक परिवार में हर सदस्य की जिम्मेवारी होती है कि उस परिवार का ओवरऑल जो कार्य संस्कृति है, उसका जो कल्चर है, कहते हैं परिवार का एक माहौल है, तो माहौल को भी हमें सही बनाना है। जब तक हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी नहीं होगा तब तक हम कोई भी ऑफिस, कोई भी घर है, चाहे परिवार है, हम एक ढंग से वहाँ पर कार्य नहीं कर सकते हैं। हम तनाव में रहेंगे अगर हमारा मिसमैनेजमेंट रहेगा, एक दूसरे के साथ संबंध हमारा ठीक नहीं रहेगा, हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई भी कार्मिक के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने कार्यालय प्रबंधन को समझना है तो ऑफिस के ये जो लेटर्स हैं जिनके आधार पर मैंने एक एक करके बताया वो समझने की ज़रूरत है।
अब नेक्स्ट अगर हम समझें तो कार्यालय क्या है। कार्यालय हर एक आदमी व्यक्ति है, आप लोग काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि ऑफिस का मतलब क्या होता है। किसी भी भवन का, बिल्डिंग का या कोई भी अगर है तो उसमें एक कक्ष ऐसा निर्धारित कर दिया जाता है जहाँ पर कि सारी सूचनाएँ एकत्रित होती हैं, कलेक्ट होती हैं। वहाँ पर क्या है, अगर हम सामान्य कार्यालय का फंक्शन, अगर चाहे ब्लॉक का ऑफिस है, छोटा ऑफिस है, बड़ा ऑफिस है, सचिवालय है, प्राइवेट ऑफिस है, कोई भी ऑफिस है, अगर हम देखें तो मुश्किल से 7 इस तरह से चरण होते हैं कि जो हर ऑफिस प्रबंधक को जानने चाहिए और उसके अनुसार उसको फॉलो करने चाहिए और उसके अनुसार उसकी प्रक्रियाएं पहले से लेट डाउन होनी चाहिए। हर कार्मिक को पता होना चाहिए कि मुझे किस प्रकार से क्या काम करना है। सबसे पहले क्या है कि सबसे बड़े ऑफिसों के लिए, ऑफिस का मतलब ये है कि जहाँ सूचनाओं का हम सबसे पहले क्या है, संग्रह कर रहे हैं। संग्रह मीन्स कलेक्शन। वहाँ पर कोई भी आदमी शिकायत भी दे सकता है, ऊपर से विभाग से बहुत सारे निर्देश भी मिल सकते हैं, जनप्रतिनिधियों की ओर से बहुत सारे पत्र और सुझाव भी आ सकते हैं, या बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं कि हमें डे टू डे हमारे उस ऑफिस से, हमारे कार्यों से रिलेटेड जो भी सूचनाएं आ रही हैं, जो भी जानकारियाँ आ रही हैं, चाहे शिकायत हैं, सुझाव हैं या हमारे निर्देश हैं, जो भी हमें मिल रहे हैं, उनको हम ढंग से उस ऑफिस में पहले दर्ज करें। पहला कार्यालय का होता है कि जहाँ पर सूचनाओं को हम दर्ज करें। अब सूचनाएं दर्ज कर ली, प्रतिदिन जितनी भी सूचनाएं आ रही है उसे दर्ज अगर हम कर लेंगे तो नेक्स्ट जो भी प्रभारी है उस ऑफिस का, उसको चाहिए कि वो जो सूचनाएं दर्ज हो रही डे टू डे, ये नहीं कि दर्ज हो रही हैं तो अब जब मुझे फुर्सत मिलेगी तब मैं देखूंगा, नहीं, डेली उसका रूटीन होना चाहिए कि अगर ज़्यादा संख्या में आ रही हैं तो एक बार लंच तक, जो मध्याह्न दोपहर का समय होता है, उस वक्त तक जितनी डाक आ गई हैं उन पर एक सरसरी निगाह डालें और उसमें जो बहुत अर्जेंट है तो उसको तुरंत टेकअप करें आगे एक्शन के लिए। अगर नहीं, अगर है, रूटीन है, तो अपना शाम को ऑफिस छोड़ने से करीब 1 घंटा पहले उन डाक को जितनी भी आ रही हैं सबको देखें। देखने के बाद उसमें अपने लेवल पर निर्णय लें कि उसमें कौन सी डाक ऐसी है कि जिसमें तुरंत तत्काल हमें निर्णय लेना है या उसे आगे फॉरवर्ड करना है या उसका रिस्पॉन्स हमें तुरंत देना है। ये है सूचना को, जो भी सूचनाएं हमने कलेक्ट कर रखी हैं उसको संबंधित हमारे अधीन जो 2-3-4 कार्मिक काम करने वाले हैं, जो डीलिंग असिस्टेंट जिसे हम कहते हैं, जिनको पटल सहायक भी कहते हैं, उनको पहले से पता होना चाहिए कि किसको कौन सा कार्य है। हर कार्मिक का कार्य बंटवारा स्पष्ट रूप से होना चाहिए, तभी एक हेल्दी इन्वायरमेंट बन पाएगा। बहुत सारे ऑफिसों में देखा जाता है कि कार्य बंटवारा नहीं होता है। अब वहाँ पर कभी साहब ने कह दिया कि आज ये कागज़ करो, कल को वो करो, वो कन्फ्यूज में रहता है। वो समझता है कि मुझे तो कोई ऐसा है नहीं, मैं तो बड़ा साहब पे, बड़ा जो मेरे उच्च अधिकारी हैं उन पर बड़ा मैं एहसान कर रहा हूँ कि आज साहब आपने 4 काम बताया, मैंने कर दिया। अरे भाई करना तो है ही है, चूँकि आप कार्मिक हैं। आपको अगर पहले से ड्यूटी के तौर पर अगर असाइन कर दिया जाएगा तो आपको खुद जिम्मेवारी होगी कि साहब ये 4 कागज़ आ गए, ये तो मेरे ही है, नहीं साहब मुझे तुरंत मार्क लिए, मुझे आगे काम करना है। तो इस प्रकार की एक भावनाएँ होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हर ऑफिस का आता है, उसको हर ऑफिस का कार्य प्रक्रिया है, उसको एक निर्णय लेने का एक अधिकार क्षेत्र उसका निर्धारित है कि क्या क्या कार्य वो अपने अधिकार क्षेत्र में कर सकता है। तो हर ऑफिस के वाले को ये चाहिए कि देखे कि उसका कार्य क्षेत्र क्या है, उसका अधिकार क्षेत्र क्या है। उस अधिकार क्षेत्र से संबंधित जो भी कार्य प्रक्रिया विभाग द्वारा उनके लिए निर्धारित की गई है उसके अनुसार वो जो कागज़ उसको मार्क हो रहे हैं, जिस पर उसको आगे निर्णय लेना है या जनता के कोई जवाब देना है या कोई उस कागज़ को आगे फॉरवर्ड करना है, उस सब को वो देखे कि उसके लिए क्या प्रक्रिया, उसके लिए कोई पहले से क्या पुरानी फाइल बनी हुई है, कोई पत्रावली बनी हुई है या बिल्कुल नया मामला है, उसके लिए कोई पत्रावली हमें नई खोलनी है, क्या करना है। ये सब चीज़ें क्या होगा, उस जो कार्मिक जिसको कार्य दायित्व दिया गया है, जो उसका मेन जिसमें कहते हैं टिप्पणी लिखना है, उसको प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, किसी भी उसका विश्लेषण करना है कि उसमें क्या क्या नियमानुसार जो मांग कर रहा है कोई भी व्यक्ति, उसको नियमानुसार क्या हम अनुमोदन देने के लिए, स्वीकृति देने के लिए सक्षम हैं या उसमें कमियां हैं या उसकी मांग जायज़ है या नाजायज़ है या उसकी मांग जो कर रहा है उसमें कुछ कमियां हैं, क्या है। ये सारी चीज़ का विश्लेषण हमें कहाँ पर करना होता है, फाइल में। और ये फाइल में विश्लेषण करने के लिए इसी को कहते हैं हम नोटिंग करना। जो कार्यालय की जो फाइलें बनती है, आजकल ज़माना देखिए, आप सब लोगों को परिचय है कि आजकल क्या है, सूचना का अधिकार हमारे पास एक ऐसा एक्ट कानून जनता के हाथ में है कि जो हमारे
क्या कार्यकलाप है, हम किस फाइल में क्या लिख रहे हैं, क्या हम निर्णय ले रहे हैं, कैसे हमारी प्रक्रिया है, क्या सब चीज़ें हैं, उसको जानने का पूरा अधिकार है। पूरा 2005 में जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम बना है, हमारी नियमावली 2013 में बनी हुई है, उसके अनुसार हमारे हर एम्प्लॉयज़ को चाहिए कि वो जो भी पूरी जिम्मेवारी के साथ जो भी फाइल में लिखे पूरी जिम्मेवारी के साथ लिखे, क्योंकि जनता हो सकता है कि आरटीआई के माध्यम से आपकी फ़ाइल की नोटिंग भी पूरी ले। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप फाइल में नोटिंग करेंगे, जो भी किसी भी मामले में निर्णय ले रहे हैं, अग्रसारित कर रहे हैं, तो उसका ये मान के चलिए कि कोई भी हमारी कल को ये नोटिंग ले सकता है। तो इसलिए नियम प्रक्रिया के आधार पर आप विश्लेषण करेंगे। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि आपके ऑफिस के अधीन निर्णय लेने की शक्ति किसको मिली है, जो आपका जो पंचायत सेक्रेटरी है, या जो आपके सचिव के रूप में है, या आपके जिला लेवल पर जानी है, या आपका जोनल लेवल पर जानी है, या मुख्यालय पर निदेशक महोदय के स्तर पर होनी है, या कुछ ऐसे प्रकरण भी हो सकते हैं जिसमें नीतिगत निर्णय लिया जा सकता है। ऐसे प्रकरणों को आप उचित माध्यम से, वही जो मैंने कहा कि उचित माध्यम से आपको कहाँ भेजने पड़ेंगे, आपका निदेशक महोदय के समक्ष मुख्यालय में भेजने पड़ेंगे। मुख्यालय उसको परीक्षण करेगा, परीक्षण करके आवश्यकता अनुसार उस प्रकरण को शासन को एक नीतिगत निर्णय लेने के लिए भी संदर्भित कर सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि आप इसको क्या करेंगे, जो तृतीय स्टेज है विश्लेषण, फाइल में नोटिंग, सारे तथ्यों को देखना, सरकार के सारे तथ्य पर एक टिप्पणी लिखना कि जिसके आधार पर एक हम निर्णय ले सकें। अब निर्णय होने के बाद फिर नेक्स्ट चरण आता है, फाइल हमारी बन गई तो नेक्स्ट फाइल कहाँ जाएगी, हमारे अधिकारी के पास जाती है। तो उनके स्तर पर क्या होता है, टेकिंग डिसीजन, मतलब निर्णय लेना। अब वो फाइल में जो भी हमने टिप्पणी कर दी, जो वस्तुस्थिति आ गई, उस पर हमने एक निर्णय लिया। निर्णय ले करके पत्रावली फिर कहाँ आएगी, फिर ऑफिस में आएगी। ऑफिस वाले फिर के लिए फिर जिम्मेवारी है कि उसको निशासन के देखे कम्युनिकेटिंग डिसीजन, मतलब उसको जो भी निर्णय फाइल में आपने लिया है उसको यथाशीघ्र उस संबंधित व्यक्ति को या संस्था को या सरकार को या मुख्यालय को, जहाँ को भी जिसका भी पत्र पर आपने टिप्पणी की है उसको संशोधित करना। मीन्स उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, फाइल में एक आलेख, ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, जिसको कहते हैं आलेख। वो आलेख क्या होगा, जो फाइल में जो तथ्य आपने रखे हैं, जिसके आधार पर निर्णय हुआ है, उसके आधार पर ही आपको उसी के अनुरूप, उसी गाइडलाइंस में उसके लिए शासन द्वारा प्रारूप निर्धारित हैं। बहुत सारे विभागों में कार्य प्रक्रिया, आप लोग जो पुराने लोग हैं काम कर रहे हैं उनको सबको पता है किस फॉर्मेट में हमें जवाब देना है। उसके लिए कुछ हमारे पीपीटी के माध्यम से, कुछ हमें राइटअप के माध्यम से भी आपको सूचनाएं मिलेंगी कि किस प्रकार से हमें उसको फॉर्मेट को चूज़ करना है, और उसके आधार पर हमें उनको सीमित शब्दों में, सारगर्भित शब्दों में, सरल शब्दों में उसको कम्युनिकेट, ऐसे क्लिष्ट शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए कि ताकि जिसको भी आप सूचना दे रहे हैं उसको किसी तरह का भ्रम हो, उसी तरीके किसी को संशय हो कि भाई ये निर्णय तो पता नहीं क्या है, सही है, गलत है, क्या है। बिल्कुल सरल शब्दों में, स्पष्ट जो शासकीय शब्दावली है उसमें आप उनको कम्युनिकेट करेंगे। तो ये आपका एक नेक्स्ट स्टेज आता है। फिर आता है कि अगर माना सपोज किसी से आपने कहा कि भाई ये सूचनाएं कमी है, आप 4 दिन में, 1 सप्ताह में, 15 दिन में या 1 महीने में आप ये सूचनाएं ये बिंदु पर स्पष्ट कर दें ताकि निर्णय लिया जा सके। अगर इस प्रकार का आपने कोई पत्र जारी किया है या कहीं से आप सूचना मांगी है, तो आपको चाहिए कि 10 दिन, 15 दिन, महीने भर के बाद उसकी मॉनिटरिंग भी करते रहें, उसका पर्यवेक्षण करें। पर्यवेक्षण करने के बाद उनको समय पर अनुस्मारक भेजें कि साहब आपकी सूचनाएँ अभी तक नहीं प्राप्त हुई है और आप सूचनाएँ भेजें। तो इसको कहते हैं मॉनिटरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि जो है सूचना का आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसको कि हाँ क्या चीज़ आ रही, क्या चीज़ नहीं आ रही। और लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण किसी भी ऑफिस के लिए है, किसी भी ऑफिस का सफलता निर्णय करती है स्टोरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, जिसे सूचना का अभिलेखीकरण जिसे कहते हैं। आपकी जो भी फाइलें बन रही है, जो फाइलें आप क्रिएट हो रही हैं, जो भी कागज़ पत्र आ रहे हैं, जो आपके रजिस्टर बने हुए हैं जिनमें वो सब दर्ज हो रहे हैं, या कोई सामग्री आ रही है, या जो भी आपके रूल रेगुलेशन, जियो डायरेक्शन जो भी आ रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं रजिस्टरों में, फाइलों में एक सिस्टमेटिक तरीके से उनको हमें संयोजित करना है और उसका रख रखाव भी करना है। एक हमारा अभिलेख कक्ष होना चाहिए जिसमें हमें क्या है कि उन फाइलों को, उन कागज़ पत्रों को एक सिस्टमेटिक तरीके से रखना चाहिए। इसको कहते हैं हम अभिलेख प्रबंधन। तो ये हमारा एक साथ, अगर ये चरण है किसी भी ऑफिस के लिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है समझना। एक बहुत सरल शब्दों में मैंने आपको बताया कि किसी भी ऑफिस के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो 7 स्टेप है, ये सब कड़ियाँ हैं। अगर किसी भी कड़ी में हम लापरवाही बरतेंगे तो हमारे पूरा सिस्टम में जो सही निर्णय नहीं ले पाएंगे और कुछ ना कुछ हमसे कमियां रह जाएंगी, कुछ गलतियां हो जाएंगी। और यही सब गलतियां और कमियां ऐसे होती है कि जो हम अनजाने में कर बैठते हैं या मतलब जानकारी के अभाव में हम कर देते हैं, और उससे हमारी पूरी छवि क्या है, एक सरकारी तंत्र की छवि खराब होती है जनता के बीच में। दूसरा, जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम बिलोंग करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की छवि भी हम आपसे सब जुड़ी हुई है।
तो हम सबको चाहिए कि अपने कर्तव्यों का, अपने जो कार्य दायित्व हैं, अपने विभाग का कोई भी ऐसा कृत्य ना करें, कोई भी ऐसी नोटिंग या कोई भी ऐसा कागज़, जेन्युइन कागज़ जिसमें हमें तुरंत निर्णय लेना चाहिए, उसको तुरंत यथाशीघ्र, अगर हमें किसी दिन आधा एक घंटा रुक करके लेट भी काम करना है तो हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे कार्य दायित्व में सब आता है। तो ये सब चीज़ें हमारे क्या है कि ये कार्यालय के एक सामान्य जो एक गतिविधियाँ होती हैं, कार्यालय का जो 7 चरण है, उस पर मैंने आपको ये बताया। जो प्राथमिक कार्य वगैरह है कि जैसे फाइलों को मैंने बताया कि फ़ाइलों को कैसे क्रिएट की जाती है, जितने कम फाइलें होंगी, सिस्टमेटिक फाइलें होंगी, उसी के आधार पर हमारे उसका रख रखाव सही होगा, उसमें हम निर्णय सही ले सकते हैं। अगर हमारे एक ही विषय पर हम अलग अलग फाइलें खोल देंगे, हर फाइल में अलग अलग निर्णय लेंगे, तो हो सकता है कि किसी मामले में हमारा निर्णय गलत हो जाए या पहले निर्णय से हट करके हो जाए और एक विसंगति क्रिएट करेगा और शिकायत का एक मौका मिलेगा। तो ऐसा कहीं नहीं करना चाहिए, हमें अभिलेखों का संरक्षण ढंग से करना चाहिए। इसके अलावा दूसरा है कि संप्रेषण की व्यवस्था, जिसमें कहा गया जो सेकंड इम्पोर्टेंट किसी भी कार्यालय का काम होता है कि इसमें संप्रेषण की व्यवस्था कैसे होती है, कि हम कैसे कम्युनिकेट करना है, हमें किसी बात को, हमें जनता को कम्युनिकेट करना है, जनप्रतिनिधि को कम्युनिकेट करना है, अपने उच्च अधिकारियों को से संवाद करना है। तो इसके लिए हमारी क्लियर कट एक व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर हमें जनता को किसी उनके आवेदन पत्र के क्रम में करना है तो किस फॉर्म में, किस तरीके से करना है। बहुत सारी चीज़ें जनता को हमें वर्बल भी बताना होगा, हमारे संपर्क में आएंगे बहुत सारे लोग, तो उनको भी हमें संतुष्ट करना है। ये नहीं कि टाइम नहीं है, कल आइए, परसों आइए, या उन्हें टाल मटोल करके इस तरह से नहीं, या जो हम बता रहे हैं पता चला कि हमें खुद तो जानकारी है नहीं और हम उन्हें उल्टा सीधा तरीके से हम दाएं बाएं कर करके उनके अपनी उसको बता रहे हैं, तो एक गलत छवि जाती है, गलत मैसेज जाता है। दूसरा यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे कार्य प्रणाली का निर्धारण, हमें हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से हमारे ऑफिस के लिए क्या कार्य प्रोसीजर निर्धारित है। अगर हमें कोई चीज़ परचेज़ करनी है, कैसे परचेज़ करेंगे, अगर हमें कोई स्टेशनरी कहीं से मिल रही, सेंट्रल स्टोर से मिल रही है, उसका कैसे सदुपयोग करेंगे, कैसे उसका भंडारण करेंगे, या कोई भी हमें बजट मिला है उसको किस प्रकार से खर्च करना है, या हमें जो डायरेक्शंस मिले हैं, सरकार के बहुत सारी नीतियाँ, रूल रेगुलेशन, प्रक्रियाएँ निर्धारित हैं, जो शासन के स्टैंडिंग जीओज होते हैं, शासनादेश होते हैं, उसके अनुसार हमें कार्य करना होता है। तो उन प्रणालियों को जो भी है उसको भी समझना है। दूसरा यह है कि जो हमारे ऑफिस को आज के डेट में क्या है, हर चीज़ हमें डिपेंड कितने हैं, जितने हम कार्मिकों पर पहले मैन पावर पर ही सब डिपेंड रहते थे, अब हमें मैन पावर से भी इक्वली उतना ही जितना मैन पावर इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा हमारे क्या है जो ऑफिस को संचालन के लिए जो है हमारे संयंत्र हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, फोटोस्टेट मशीन हो गए, फैक्स हो गए, फ़ोन हो गए, ये हो गया। आजकल ये बहुत सारी चीज़ें क्या है हमें ऑनलाइन भेजनी है, मेल से हमें बहुत सारी सूचनाएं आ रही हैं, मेल से हमें देना है या एसएमएस करना है, या वो हमें मोबाइल के थ्रू कहते हैं सूचनाएं व्हाट्सअप करके भेजनी है, या स्कैन करके डॉक्यूमेंट भेजना है, कहीं पर भी भेजना है। तो हमारे पास जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी सामग्रियाँ हैं, उनकी हमें प्रॉपर देख रेख सही होनी चाहिए। वो हमारे पास में अगर किसी उसमें कोई कमी आती है तो उसका हमें मेंटेनेंस सही ढंग से करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या आती हैं, ऑफिस प्रक्रियाओं के अंतर्गत ही आती हैं, जिन्हें हमें सब आपको समझना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि ये जो भी संप्रेषण वगैरह का है, तो संप्रेषण देखिए, हम कोई भी कम्युनिकेट करते हैं तो हमें ये भावना पता होना चाहिए कि भाई हमें 2 तरह के मेजर तरीके से देखें। एक होता है कि हम वर्बल, जो हम बोल करके, किसी से बोल करके हम वो कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, या कोई व्यक्ति हमारे संपर्क में आ रहा है, या कहीं पर हमें डिप्यूट कर दिया गया है, किसी सेमिनार में कर दिया गया है, किसी वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, वहाँ पर हमें कह दिया गया है कि जाके आप यहाँ पर जाइए, प्रतिभाग करिए। तो वहाँ पर हम क्या है, वर्बल हमारे क्या होती है, संप्रेषण कहाँ पर होता है, वर्बल होता है, कहीं पर लिखा पढ़ी में नहीं होता है। तो वहाँ पर हम कम्युनिकेशन, हम वर्बल संप्रेषण तभी कर पाएंगे जब हम अपने कार्य दायित्व की, अपने कार्यालय की जो जानकारी है उसे प्रॉपर हो, रूल रेगुलेशन प्रॉपर हो, हमारी पूरा कॉन्फिडेंस लेवल हमारा सही होना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए कि जो भी मैं बातें बता रहा हूँ वो अभिलेखों के आधार पर सही है, जो प्रक्रिया निर्धारित है उसके आधार पर सही है, उसमें कोई कमियाँ नहीं है। तो ये बहुत सारी ज़रूरी है। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण जो कार्यालय का ही एक अंग है, वो है नॉन वर्बल में लिखित संप्रेषण, जिससे कहते हैं हम लिखा पढ़ी में, भाई इसमें पत्रावली में कोई निर्णय लिया, हमें लिखा पढ़ी में उसको कहते हैं एक पत्र जारी करना है, या उसको स्वीकृति या अस्वीकृति का पत्र जारी करना है, या कोई सूचना मुख्यालय से आपके लिए मांगी है, तो आपको जो निर्धारित प्रारूप है या निर्धारित फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आपको क्या है सूचनाएं संकलित कर करके आपको उनको भेजनी होगी। तो या कहीं पर
आप बहुत सारे जो फील्ड की जो जानकारियां हैं या जो स्थितियां हैं या कोई फील्ड विजिट में आपको भेज दिया जाए, वहाँ की जो निरीक्षण रिपोर्ट आपको बना करके पुटअप करने के लिए कहा जाए, उसको आपको किस प्रकार से करना है, या कोई उच्च अधिकारियों का या जनप्रतिनिधियों का या माननीय मंत्री जी का आपके फील्ड में विजिट होता है, तो वहाँ पर उनके साथ कोई बैठक होती है तो उसका कैसे कार्यव्रत हमें बनाना है, कैसे कार्यवाही नोट होनी है, कैसे उसके मिनट्स को भेजना है। तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं लिखित में हमें एक कम्युनिकेट करना होता है। जो ये काम भी किसका, ऑफिस का ही है, वो हमारे पूरी उसको हम किस प्रकार से एक फॉर्मेट है उसमें हम क्या कहते हैं उसको नोट करेंगे एक एक बिंदु, और उसको फिर अपने उच्च अधिकारी से अनुमोदित कराएंगे। अनुमोदित कराने के बाद उन्हीं के माध्यम से, एक पत्र के माध्यम से हम उसको मुख्यालय को भेजेंगे ताकि सक्षम स्तर पर उसका संज्ञान लिया जा सके, उस पर निर्णय लिया जा सके। तो ये एक है कि जिसमें हमें अपना कम्युनिकेशन, एक संप्रेषण हमें करना होता है। बहुत सारे फॉर्मेट है, बहुत सारे स्टेप्स है जो डिटेल में अगर आप जाएंगे तो धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा। इसी के अलावा हमारा ऑफिस का, जैसे मैंने बताया कि किसी भी ऑफिस की सफलता असफलता डिपेंड करती है कि उसमें जो 5 जो M एक शब्द आते हैं, मैनेजमेंट प्रबंधन का शब्द आते हैं 5 मतलब एक तो हमारे जो मानव जो संसाधन है उसमें जैसे 4, 5, 6 जितने भी कार्मिक हमारे अधीन रहते हैं, सबको अपनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए, मेरे कार्य दायित्व में क्या होना चाहिए। दूसरा M आता है मनी, मीन्स बजट। जो भी बजट उस ऑफिस को संचालन करने के लिए हमें मिला हुआ है उसका हम कहते हैं सदुपयोग करें, उसका सही तरह से उपयोग करें। ये नहीं कि कभी किसी में बचत हो रही, किसी में एक्सेस पेमेंट हो रहा है, या कहीं पर हम पहले ही एक ही महीने में पूरा बजट साल भर का खर्च कर दे रहे हैं, तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट M आता है आपका कहते हैं मशीनरी, मीन्स जो मैंने कहा इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, उनका जो भी हमारे पास लैपटॉप हैं या कंप्यूटर हैं या जो भी संसाधन है, फैक्स हैं, टेलीफोन है, उनका रख रखाव सही होना चाहिए ताकि जो डाटा हम उसमें सेव हैं उसको समय पर हम उसको भेज सकें। ताकि ये नहीं कि पता लगा सूचना तो हमारे पास है लेकिन हमारे पास जो कंप्यूटर है वो ख़राब है या खुल नहीं रहा है, या उसमें जो सूचना स्टोर हमने कर रखी है, बना रखी है, वो आगे हम भेज ही नहीं पा रहे हैं, तो हमारा सारा करते हमारी मेहनत बेकार हो गई। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि हमारे मशीनरी जो है वो सही, उसका रख रखाव सही हो। नेक्स्ट M आता है कि हमारा मटेरियल, जो भी सामग्री हम परचेज करते हैं या हमें सेंट्रल स्टोर से मिलती है या हमारे मुख्यालय से हमारे लिए आती है, उसका हम सदुपयोग करें, उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन करें कि जिस अवधि तक के लिए हमें उसको मिले हुए है उस अवधि तक उसका सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट जो लास्ट M आता है मेथड, मीन्स प्रोसीजर, प्रक्रिया। हमारी जो ऑफिस की सफलता असफलता किस पर डिपेंड करती है कि हमारी प्रक्रियाएँ, हमारे जो प्रोसीजर, ले डाउन प्रोसीजर है, अगर हमारा हर चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से होगा तो निर्णय भी सही होगा, हमारी छवि भी अच्छी बनेगी और हमें कहते हैं सब जगह से हमारे कार्यों को सराहा जाएगा। तो ये नेक्स्ट एक हमारी जो ऑफिस मैनेजमेंट से रिलेटेड हमारी होती हैं। बहुत सारे और भी काम होते हैं, हमारे कर्मचारियों भी उनके बहुत सारी छुट्टियां ले सकते हैं। किसी को कोई दुख तकलीफ हो गई, कोई छुट्टी मांग रहा है, कोई ट्रेनिंग में जा रहा है, कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, तो उसको भी उसके जो अधिष्ठान के कार्य होते हैं उससे संबंधित कार्य भी हमें करने होते हैं। भवन का मेंटेनेंस है, बहुत सारी चीज़ें हमें कार्यालय के रख रखाव से संबंधित करनी पड़ती है। जनसंपर्क कार्य है, आगंतुकों को किस प्रकार से हमें उनका स्वागत करना चाहिए, कैसे उनको किस प्रकार से जानकारी देनी चाहिए, कैसे उनको कहते हैं अपने कार्यालयों के प्रति जो उनके कार्य दायित्वों से अवगत कराना चाहिए। फिर इसके अलावा जो है अगर हमारे ऑफिस के विन्यास के बारे में कुछ आगे उसके डेवलपमेंट के लिए बारे में कुछ सुझाव अगर देने होते हैं तो भी जो अगर हमारे पंचायत सेक्रेटरीज़ हैं, चाहे जो भी जो प्रभारी हैं उस ऑफिस के, उनको चाहिए कि अपने ऑफिस में अगर कुछ कमियां हैं वो भी हायर अप को अवगत कराएं, एक समस्या में एक प्रस्ताव भेजें। तो ये सब चीज़ें हैं, संगठन किसी भी ऑफिस को कैसे उसका प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, उसमें डायरेक्शंस कैसे नीचे वालों को देने चाहिए, कैसे ऊपर वालों से कम्युनिकेशन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे प्रबंधकीय जो कार्यालय प्रभारी के रूप में हैं उनको चाहिए कि वो एक नीचे वाले जो उनके अधीनस्थ हैं उनसे भी एक बराबर का संवाद रखें और उच्च स्तर के भी अधिकारियों को प्रॉपर कम्युनिकेशन रखें कि ताकि वहाँ पर किसी प्रकार का संप्रेषण कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो हमने इसमें बताई।
और जो बाकी सामान्य कार्य हैं वो तो सब आपके उसमें आ ही गए हैं कि सामान्य कार्य है किसी ऑफिस में। जो मैंने 7 स्टेप बताए हैं वो 7 स्टेप में सभी चीज़ सामान्य कार्य निहित हो जाते हैं। अभिलेखों का प्रबंधन कैसे करना चाहिए, अभिलेखों का महत्व कैसा होता है कि भाई जब तक हमारे पास सूचना, अभिलेख क्या है, कोई भी अभिलेखों का देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम है। कोई अभिलेख का मतलब फाइल ही नहीं होता है, अभिलेख का मतलब कोई कागज़ ही नहीं होता है। अभिलेख का है जिस भी फॉर्म में हमारे पास सूचना अवेलेबल है। अगर हमारे कंप्यूटर में अगर कोई कैसेट है, फ्लॉपी है, सीडी है, पेन ड्राइव है, या उसमें हमने कोई फाइल फोल्डर खोल करके कोई भी सूचनाएं उस ऑफिस से रिलेटेड रखी हैं, कोई नक्शे हैं, कोई सैंपल्स बने हुए हैं, तो ये सारे चीज़ें किस में आ जाती हैं, ये अभिलेखों के ही परिधि में आती हैं। कोई भी आरटीआई में इस तरह की चीज़ों को मांग सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कोई कह सकता है कि साहब ये हमें दीजिए। तो अभिलेख का तात्पर्य केवल फाइल कागज़ी नहीं है, बल्कि ये सारी चीज़ें हैं जिस भी रूप में हमारे पास इन्फॉर्मेशन उस ऑफिस से रिलेटेड स्टोर्ड हैं, रखी हुई हैं, धारित हैं। धारित मीन्स जो हमारे पास रखी हुई हैं। अगर किसी का अगर कोई सीडी बनी हुई है और धारित है तो वो भी क्या है, एक आरटीआई का एक हिस्सा है, वो भी एक अभिलेखों का एक हिस्सा है। और देखिए हमें हर एक को समझना चाहिए कि अभिलेख देखिए क्या होते हैं कि बिना अभिलेखों की, बिना सूचनाओं की जानकारी के हम ना तो कोई प्लानिंग कर सकते हैं, ना कोई निर्णय कानूनी आवश्यकता के लिए समय समय पर अगर कोई चैलेंज हमारा निर्णय हो जाता है तो अभिलेख ही हमारे मांगे जाते हैं एफिडेविट वगैरह फाइल करने के लिए। फिर समस्या समाधान कहीं निर्णय हो जाती, कोई सूचना की आवश्यकता होती है, वो कहाँ हमें अभिलेखों से ही मिलेंगे। सीमा संपत्ति के विवाद अगर कहीं पर होता है वो कहाँ से मिलेगा, हमें अभिलेखों से ही सूचनाएँ मिलती हैं। और लेखा परीक्षा होती है, ऑडिट होता है, तो ऑडिट में क्या है, सबसे पहले ऑडिट टीम आती थी, कहती है भाई ये फाइल लाओ, ये अभिलेख लाइए, ये लाइए। तो हमें क्या है कि उससे अभिलेखों से ही हमें उन्हें संतुष्ट करना पड़ता है कि हमने ये जो परचेज किया है इस तरीके से किया है, ये जो बजट मिला है इसको इस ढंग से हमने खर्च किया है। तो हमें हर एक को ये महत्व समझना चाहिए कि आज हम यहाँ पर हैं, हो सकता है कल को हम ट्रांसफ़र हो जाएँ, हो सकता है हम रिटायर हो जाएँ। और ये सब चीज़ें अभिलेखों की आवश्यकता निरंतर 2, 4, 5 साल के बाद भी पड़ सकती है। कभी कभी 10 साल 20 साल के बाद भी अभिलेख, आरटीआई में है 20 साल तक अभिलेख संरक्षित रखे जाने की मांग सकता है। लेकिन हमारे पास अगर हमारे अपने कार्य प्रक्रिया है कि उसमें हम बीच बीच में अभिलेखों का जो निरस्तीकरण है, रद्दीकरण है, उसको हम बीच बीच में अगर कर लेते हैं तो हम उनको बता सकते हैं कि साहब ये अभिलेख आप मांग रहे हो, लेकिन हमने 2 साल में हमारे जो स्टैंडिंग रूल है उसके अनुसार हमने 2 साल में वीड आउट कर दिया है। तो उस पर फिर वो कुछ नहीं कह सकेंगे, लेकिन ये सब हमें प्रक्रिया के अनुसार करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें फाइलों को हम, कम फाइलें होंगी तो रख रखाव सही होगा, कैसे फाइलों को खोलेंगे, विषय के अनुसार एक स्टैंडिंग इसका प्रोसीजर है जो आपको धीरे धीरे आपको समझ में भी आएगा। कहीं पर कुछ होगा आपको मुख्यालय से गाइडेंस मिल सकती हैं। और समय समय पर बहुत अनावश्यक अभिलेख जो चारों तरफ हमारे फाइलों में डम रहते हैं उसको ऐसा नहीं रखना चाहिए, जैसे गलत एक इमेज जाती है, उन सबको एक कक्ष में, एक रैक में व्यवस्थित ढंग से हमें सारे फाइलों को रखना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट फाइलें हैं जिनको हम तुरंत डील करना है उन फाइलों को ही अपनी सीट पर रखें, ताकि एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। कोई भी बाहर से अगर कोई व्यक्ति आता हो आपके ऑफिस में, पहला इंप्रेशन क्या है कि आपका ऑफिस का रख रखाव कैसा है, आपका पोस्चर बैठने का कैसा है, आप किसी भी व्यक्ति से कैसे बोल रहे हैं, आपके जो स्टाफ है वो कितने डेडिकेटेड हैं, कैसे काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक मैसेज देते हैं कि उस ऑफिस के फंक्शनिंग के बारे में। तो ये सब चीज़ें अभिलेख प्रबंधन के बारे में आपको बताया जाएगा। बहुत सारे अभिलेख आपके, जितनी भी फाइलें, किसी छोटा ऑफिस है तो 10, 20, 50 फाइलें हो सकती हैं, लेकिन बड़े ऑफिसों में हज़ारों फाइलें होती हैं। अब उसमें भी हमें एक कैटेगराइज करना चाहिए कि भाई जो हमारे स्थायी अभिलेख क्या हैं, जिनमें नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। कुछ आवश्यक होते हैं जिन्हें हम 10, 15, 20 साल तक रखना होता है, वो आवश्यक कैटेगरी के अभिलेख होते हैं। कुछ वांछित होते हैं जो 2-3 साल में उनकी ज़रूरत, ऑडिट हो गया या कहीं पर कुछ हो गया तो फिर उसके बाद आगे उनकी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हो गया कि 2-3-4 साल तक रख सकते हैं। कुछ ऐसे अभिलेख होते हैं कि जो 1-1, 2-2 साल में हमें कहते हैं, हम अगर वीड आउट भी करते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है, डेली रूटीन की सूचनाएं हैं। तो ऐसे हमारे पास एक व्यवस्था होनी चाहिए कि हमें कैसे अभिलेखों को क्लासिफाई करें, उनका वर्गीकरण कैसे करें, ताकि उनको हम उनका रखरखाव सही ढंग से कर सकें। फिर अब कैसे फ़ाइलों को खोलें, क्या खोलें, क्या उनको नंबरिंग दें, हर फाइल का एक नंबर होना चाहिए। अब उनको नंबरिंग कैसे दें, किसके आधार पर दें, उसके लिए पूरी एक व्यवस्था है कि भाई कार्यालय का जो कार्य है, बिजनेस के अनुसार एक सूची बना के कर सकते हैं, या अल्फ़ाबेटिकल गांव देहात या ज़िले के आधार पर भौगोलिक स्थिति के अनुसार कर सकते हैं। कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसके अनुसार एक सूची बना करके उनको नंबरिंग दे सकते हैं, या तिथि महीने के हिसाब से फाइलें खोल करके कोई अगर टाइम फ्रेम में कोई काम करना है, आपको समय अवधि में करना है
या वित्तीय वर्ष के अनुसार करना है, माह के अनुसार कार्य डिस्पोजल करना है, या कोई निरीक्षण आपने किया है, तो उनकी फाइलें आप उस पर्टिकुलर वर्ष में और महीने के आधार पर आप फाइलों का खोल करके उनके फोल्डर बना करके आप रख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप वो कर सकते हैं। मेन चीज़ है जो आज कार्यालय के सफलता बहुत सारे ऑफिसों में हमने देखा कि ये नोटिंग की प्रथाएं नहीं है, जबकि देखिए आज आरटीआई का ज़माना है, हम हर स्टाफ में है, चाहे ऑफिस छोटा है चाहे बड़ा हो, एक हमें हर एक का अकाउंटेबिलिटी का एहसास होना चाहिए, हम जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जिम्मेदारी का एहसास तभी होगा जब हम किसी चीज़ को क्या करेंगे, लिखा पढ़ी में लाएंगे। लिखा पढ़ी में लाएंगे तो हमें दस्तखत करना पड़ेंगे, हमें उसकी रिकॉर्डिंग होगी, कल को आरटीआई में मांग सकते हैं, तो उसको कहते हैं नोटिंग। किसी भी चीज़ को निर्णय लेने के लिए नोटिंग हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी भाषा सरल होनी चाहिए, उसमें पूरे समय तथ्यों का समावेश होना चाहिए और भ्रामक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्तिगत आक्षेप किसी पर नहीं लगना चाहिए। ये सब बातें जो है साइलेंट फीचर्स हैं जो टिप्पणी लिखते समय हर एक को देना चाहिए। अब टिप्पणी हो गई, फाइल निर्णय के लिए गया, अब उसके लिए सरकार के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। एक शासनादेश का फॉर्मेट है, शासकीय पत्रों का फॉर्मेट है, अर्धशासकीय का फॉर्मेट है, या कोई नोटिस हमें जारी करना है, कार्यालय ज्ञापन जारी करना है, कार्यालय आदेश करना है, प्राप्ति स्वीकार करनी है, तो ये सारे एक फॉर्मेट उसके लिए निर्धारित हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों से वो अगर आप समझ जाएंगे तो एक कार्यालय प्रबंधन की जो बारीकियाँ हैं इनको आप का संज्ञान ले सकते हैं, अपने कार्य दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सकते हैं। ये सामान्य सी बातें हैं जो हर एक कार्मिक को समझनी चाहिए। ये बहुत सारी जो एक संक्षेप में मैंने कार्यालय प्रबंधन के बारे में जो बारीकियां हैं वो आपके समक्ष रखी। मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से अपने कार्य दायित्वों का सफलतापूर्वक अभी भी निर्वहन कर रहे होंगे, लेकिन ये प्रशिक्षण के माध्यम से जो एक पहल मुख्यालय पंचायती राज विभाग निदेशक महोदय द्वारा की गई है कि आपको इस समय भी ऑनलाइन आपको इसकी बारीकियां आपको बताए जाने के लिए जो पहल है, प्रयास है, विभाग की ओर से बहुत सराहनीय है। और मैं समझता हूँ कि छोटी छोटी इन बातों को आप संज्ञान लेंगे, इसका मनन करेंगे और अपने कार्य दायित्वों का आप सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। और हमारे अगर हम अपने कार्य दायित्वों के प्रति एक सच्चे मन से अगर कार्य करने लगेंगे तो निश्चित रूप से जनता में हमारे एक अच्छी छवि बनेगी, हमारे विभाग की छवि बनेगी, एक जनता का हम पर विश्वास व्याप्त होगा। और जनता के लिए ही हम लोग हैं। हमें देखो सरकारी सेवक कहा गया है, तो सरकारी सेवक का मतलब यह है, सरकारी क्या है, सरकारी तो सरकार ने हम अपॉइंट किया है, लेकिन किसके लिए क्या है, मालिक अगर देखा जाए तो जनता ही हमारी मालिक है। तो हमें ये भावनाएं से कभी भी विरक्त नहीं होना चाहिए, हमें अपने मालिक के प्रति हमेशा सच्चे मन से अपनी सेवाएं देनी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं मुख्यालय निदेशक महोदय का, पंचायती राज विभाग का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने एक अवसर दिया कि मैं अपनी बात आप तक पहुँचाऊँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं कंचन नेगी, शोध एवं विकास विशेषज्ञ, और आज के इस प्रशिक्षण में हम बात करेंगे तनाव प्रबंधन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल की इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम सभी तनावग्रस्त हैं, और तनाव होना और तनाव में रहना ये ऐसी चीज़ है जिसमें कि हमको बहुत ज़रूरी है कि हम शीघ्र इसका निवारण कर पाएँ। आजकल के इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि छोटे से छोटे बच्चे भी जब स्कूल जाते हैं तो उनके वो भारी बस्ते हैं, किताबों का टेंशन है और पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। वहीं जो बड़े लोग हैं, जो कामकाजी लोग हैं, उनको बहुत बड़ी जो टेंशन रहती है वो है कि अपने जो कार्य हैं उनको समय से पूरा कर पाना, और घरों के जो बिल आते हैं बिलों का भुगतान करना, बच्चों की पढ़ाई की टेंशन है, और घर में जो रोज़मर्रा के क्रियाकलाप है। कहीं ना कहीं इंसान आज की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हो गया है क्योंकि वो इसका प्रबंधन नहीं कर पा रहा है। सबसे पहले हम ये बात जानेंगे कि तनाव क्या है, तनाव के लक्षण क्या हैं। जब आप तनावग्रस्त होते हैं तो किस प्रकार के शारीरिक और मानसिक दौर से आप गुजरते हैं, और आप किस प्रकार से अपने कार्य करते हैं उस समय जब आप तनावग्रस्त रहते हैं, और किस प्रकार से हम तनाव की स्थिति से बाहर निकल पाएँ। तो ये सभी चीज़ हम आज के प्रशिक्षण में आपसे साझा की जाएंगी, ये सब बातें। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि तनाव क्या है। ये एक ऐसा मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यकीन मानिए, जब आप खुश रहते हैं या आप बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो आपको बाहर जाना अच्छा लगता है, शॉपिंग करना अच्छा लगता है, और नई नई चीज़ें खाना पसंद करते हैं आप। लेकिन जब आप तनावग्रस्त होते हैं तो आपने ज़रूर महसूस किया होगा कि आप बहुत
अकेले रहना पसंद करते हैं और अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। तो ये सब बातें इसी तरफ संकेत करती हैं कि आप तनाव में हैं और हमें शीघ्र अतिशीघ्र, जैसे हमें पता लगता है हमारे इस व्यवहार का, इस बिहेवियर का, तो हमें इसका निवारण करना बहुत ज़रूरी है। हम जब तनावग्रस्त होते हैं तो सबसे पहली बात ये है कि क्या क्या कारण है तनाव होने के। हम कहते हैं कि कुछ छोटे बच्चे हैं तो उन्हें पढ़ाई का टेंशन होता है, तनाव यानी कि स्ट्रेस बच्चों में होने लगता है। जब रिपीटेडली यानी बार बार अभिभावक बच्चों से पढ़ने के लिए कहते हैं और एक समय सीमा पे उनसे ये अपेक्षाएं करते हैं कि उनके बच्चे समय से पहले चीज़ों को निपटाएं, या कंपटीशन की जो स्पिरिट है अभिभावक बच्चों के बीच में लाते हैं और किसी बच्चे से कंपेयर करते हैं, तो आपका जो बच्चा है वो तनावग्रस्त हो जाता है। तो हमें ये चाहिए, जितने भी अभिभावक हमें सुन रहे हैं, हम यही चाहेंगे उनसे कि आप अपने बच्चों को बिल्कुल आप तनाव में मत रखिए किसी भी बात को लेके। और इस बात को आप ज़रूर समझिए कि हर बच्चा अलग होता है, हर एक बच्चे में एक्स फैक्टर अलग होता है। आपको ये है कि ज़्यादा अधिक समय अपने बच्चों के साथ बिताएंगे, उनसे बातें करेंगे, तो शायद आपके बच्चे बहुत जल्द उस तनाव वाली स्थिति से बाहर होंगे। लेकिन आप यकीन मानिए, इन सब के लिए आप बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बिजी शेड्यूल से अपने बच्चों के लिए पहले टाइम निकालें। तो ये थी बच्चों की बात। लेकिन जब हम वयस्क की बात करते हैं, बड़ों की बात करते हैं, तो वो तनाव में कैसे पता चलता है, हम आपको बताते हैं। तनाव के बेसिकली हम बात करते हैं पहले तनाव के लक्षण की। तो तनाव का लक्षण है कि सबसे पहले तो नींद नहीं आती है। आप ज़रूर मेरी बात से सहमत होंगे कि जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आपकी सेहत पर। हम यहाँ पे मानसिक स्थिति की बात भी कर रहे हैं और शारीरिक स्थिति की बात भी कर रहे हैं। आप ये महसूस करेंगे सबसे बड़ा जो लक्षण है तनाव का वो है कि आपको नींद नहीं आना, बीपी बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाना, आपको थका हुआ सा महसूस करना, कुछ भी खाना अच्छे से नहीं खा पाना और आपका ख़राब स्वास्थ्य। जब भी हम श्रोताओं, जब भी हम लोग खुश रहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी आती है और हम कुछ ना कुछ नया करने का हम सोचते हैं। लेकिन जब हम तनावग्रस्त होते हैं तो हमें वही अपना शरीर भारी सा लगने लगता है, थकान महसूस लगने लगती है। तो ये सभी कारण हैं तनाव के। अब हम बात करेंगे तनाव के मुख्य कारण क्या हैं। सबसे पहला है करियर में ग्रोथ नहीं होना। यदि आपके करियर में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है या आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और फिर भी आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप तनावग्रस्त हो जाते हैं। आपका ऑफिस के कार्यभार व बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाना, जब आपको लगता है कि हाँ आप काम कर रहे हैं और काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद आपका बॉस आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां देता है, तो भी आप तनावग्रस्त हो जाते हैं। आपका वज़न तेज़ी से घटता है या तेज़ी से बढ़ता है तो भी आपको स्ट्रेस होता है। और पुरानी या कोई गंभीर बीमारी यदि आपको पकड़ लेती है तो भी आपको तनाव होता है। मादक पदार्थ का, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मादक पदार्थ का सेवन करने से भी तनाव होता है। और किसी काम के लिए ना कह पाना, यकीन मानिए कि काफ़ी लोग होता है, ख़ास तौर पे जो लोग काम करते हैं अपने सीनियर को ना नहीं कह पाते, तो उससे क्या होता है कि जो भी कार्य आप लोग कर रहे हैं उसमें लास्ट मोमेंट तक क्वालिटी नहीं आ पाती है। तो यही मेरा आप सभी से कहना है कि आप अपनी डेडलाइंस आप बना के चलिए और जितना आप काम कर पाएँ उतने में ही आप हामी भरिए, अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन ना लीजिए। और यदि आपके पास कार्यभार ज़्यादा है तो आप उसको समय सारिणी बना के एक अपना टाइम टेबल बनाते हुए उस अपने कार्य को पूर्ण करें। अपने डेली के अपने आप टारगेट्स बनाएं। जब हम तनाव में होते हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं? देखिए, अधिकतर लोग जब एकांत में रहना चाहते हैं तो आप यकीन मानेगा वो व्यक्ति तनावग्रस्त है। इसी के साथ कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कि खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं कि खाली ब्लेड से नस काट देना, लेकिन कई बार बहुत चिड़चिड़ेपन में अपना सर दीवार में फोड़ देना या अपने आप को हिट करना, अपने आप को मारना, ये भी कुछ ऐसे केसेस आए हैं। रिसर्च में हमने पढ़ा है कि ऐसे केसेस भी आए हैं जब आप एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जब आपको किसी भी कारण का सॉल्यूशन नहीं मिलता, किसी भी वजह का सॉल्यूशन नहीं मिलता, और आप ना ही कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आप ना दोस्तों से साझा कर पाते हैं, ना ही अपने अभिभावक से। तो इस परिस्थिति में आप खुद को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। और यहाँ तक कुछ ऐसे भी केसेस सामने आए हैं जब व्यक्ति खुद को हर चीज़ का जिम्मेदार ठहराता है। यदि कुछ अच्छा हो तो वो तो बहुत कम, लेकिन जब कुछ बुरा हो या गलत हो तो
अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराना। उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि आप हर बार खुद को ब्लेम करते हो, तो अल्टीमेट ब्लेम जब आपके ऊपर आता है, देन अगेन यू आर इन द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस। आप ये भी वो एक कंडीशन है जब आप तनावग्रस्त हैं। तो ये है कि बार बार आप स्वयं को भी आप ब्लेम ना करें। अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि तनाव का प्रबंधन कैसे किया जाए, पर पहले बहुत ज़रूरी है कि आपको इन सब बातों का के बारे में पता चले। हम जब भी तनावग्रस्त होते हैं तो हम हमेशा कल पर काम टाल देते हैं। हम कुछ नया नहीं करते, कुछ ल्यूक्रेटिव नहीं करते, क्रिएटिव नहीं करते। हमारा मस्तिष्क जैसे कि बंद जाता है और एक ब्लॉक हो जाता है, एक जैसे कि एक ओपेक ऑब्जेक्ट आपके मस्तिष्क के सामने आ गया है। आप कुछ ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट चीज़ नहीं, आप आर पार नहीं देख पा रहे हैं। आपकी सोचने की शक्ति आर पार नहीं हो पा रही है। आप कुछ ब्रॉड नहीं सोच पाते हैं, आप सिर्फ अपने दायरे में सोचते हैं, तो भी आप तनावग्रस्त हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि तनाव के समय शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपके शरीर में थकावट महसूस होती है। आपके यहाँ तक कि जब आप ज़्यादा सोचते हैं तो आपको जैसे माइग्रेन जैसे बीमारी भी आपको आ जाती है, यानी कि एक तरफा दर्द आपके सर में होने लगता है। साथ में आपकी त्वचा जो है रूखी होने लगती है और पिंपल्स चेहरे पे आते हैं। अधिकतर हम ये जो किशोर अवस्था में जो बच्चे हैं उनको जब हम स्ट्रेस आउट देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो चुपचाप हैं, अपने फ़ोन में हैं, अभिभावक से बात नहीं कर रहे हैं, फेस में पिंपल्स आ जाना, ये सारी चीज़ें उस एज ग्रुप के लिए दर्शाती है कि वो आपके बच्चे तनाव में हैं। वयस्क की बात करें तो जैसे मुंह सूखना होता है, बार बार आपके होंठ सूख रहे हैं और आपकी त्वचा खिंची खिंची लग रही है, वो भी एक इसका लक्षण होता है। और आपके शरीर में सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ ना कुछ एक हार्मोनल डिसबैलेंस होता है जब आप स्ट्रेस में होते हैं। और इसमें क्या होता है, आपकी झुर्रियाँ जल्दी पड़ने लगती हैं, आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं। और तनाव के समय हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे ख्याल आते हैं। हमें कहीं ना कहीं नकारात्मक ख्याल ज़्यादा आते हैं, कुछ सकारात्मकता नहीं महसूस होती है। हमें एक सकारात्मक एनर्जी, ऊर्जा हमारे शरीर से नहीं निकलती है। या तो हमारे काम का बर्डन इतना होता है कि हमारी, जैसे मैंने बताया, सोच हमारी सीमित हो जाती है। और इसके बाद जैसे कि हम आज काम नहीं करना चाहते, हम लोग अधिकतर क्या होता है, कल पे काम टाल देते हैं कि आज नहीं करना, या आज बहुत हो गया, इतना ही हम कर पाएंगे। खुद को गलत समझना, नुकसान पहुंचाना, नएपन से कुछ भी नया कुछ नहीं करना, उससे दूर भागना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्वयं के व्यवहार को समझें, जानें और उसको नोट करें और देखें कि आप किस परिस्थिति में किस प्रकार से आप रिएक्ट करते हैं। आप लोग भी अपने व्यवहार को ज़रूर देखें कि किस परिस्थिति में आप किस प्रकार से बात को रिएक्ट करते हैं, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तनाव के जहाँ हम बात कर रहे हैं, हमने अभी तक बात किया है कि तनाव क्या है, किस प्रकार से होता है। हम ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा नकारात्मक हमारे अंदर ऊर्जा आ जाती है, हमारे आसपास के माहौल से हम स्ट्रेस आउट होते हैं। ज़्यादा अगर हम लोग नशीले पदार्थ का सेवन करें, उससे भी हमको स्ट्रेस होता है, क्योंकि वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है जो कि आपकी सेहत बनाएगी। लेकिन हाँ, आपको कहीं ना कहीं डीप डाउन पता होता है कि वो एक गलत चीज़ है और गलत चीज़ का सेवन आप कर रहे हैं। तो कुछ क्षणिक भर के शौक के लिए वो भी आपकी सेहत को कहीं ना कहीं आप नकारात्मक असर डालती है। इसके बाद हमने बात की कि कार्यालय में भी अगर आपके पास ज़्यादा बर्डन हो जाता है तो भी आप तनावग्रस्त होते हैं। अब सवाल आता है कि हम तनाव से बचें कैसे, इस परिस्थिति से हम किस प्रकार से बाहर आ सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि देखिए, तनाव से बाहर आने के लिए सबसे पहले आपको अपना एक सोच बदलनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि सोच कैसे बदलें। देखिए, सोच ये खाली इट इज़ नॉट अ वन डे गेम, एक दिन का कोई खेल नहीं कि आपने आज सोचा और चीज़ हो गई। लेकिन हाँ, यदि आप अपने टारगेट्स रखें और यदि आप एक पेन डायरी ज़रूर लिखें, उसमें लिखें कि आपने किस परिस्थिति में कैसा आपने व्यवहार किया और आपको लोग चाह रहे हैं या आपसे दूर जा रहे हैं। देखिए, आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता, ना आपके अभिभावक, ना आपके लाइफ पार्टनर, ना आपके बच्चे, क्योंकि आप स्वयं हैं। मतलब आप अपनी रूह को अच्छे से जानते हैं, आप स्वयं को अच्छे से जानते हैं। तो आपको ही पता है कि आपने क्या किया लाइफ में, स्ट्रगल्स आप अपने अच्छे से पहचानते हैं, किस परिस्थिति में आपने कैसा महसूस किया वो आप जानते हैं, आने वाले समय में क्या आपकी अपेक्षाएं हैं लाइफ से वो आप जानते हैं, किस प्रकार से आपने अपने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनको आप पूरा करना चाहते हैं, वो भी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने जो भी टारगेट्स आपने रखे हैं या जिनको आपको अचीव करना है, वो धीरे धीरे करके आप ज़रा पेन डाउन करें। एक वीकली आप प्लान आउट करिए। आप बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं आएंगे यदि आप डेली का प्लान बनाएंगे
और वीकली प्लान बनाएंगे, मंथली प्लान बनाएंगे। हम ये नहीं कहते कि आप पूरा वर्ष का प्लान आउट कर दीजिए, क्योंकि इनिशियली थोड़ा सा जो व्यक्ति तनाव में है एक इनिशियल स्टेज में, उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है कि वो पूरे साल भर का प्लान आउट करे। तो आप डेली की चीज़ें, छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगी, जैसे कि हमारे एक दिन में बहुत सारे टास्क होते हैं, हम अपनी प्रायोरिटी करें कि कौन सा टास्क कितना ज़रूरी है, कितना, क्या उसका क्या उसकी महत्ता है, कितना वो इम्पोर्टेंट है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, मे बी मेरे लिए एक्स टास्क इम्पॉर्टेंट होगा, आपके लिए वाई टास्क इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको किसी डॉक्टर के पास अपनी वाइफ को लेके जाना है और आपको किसी के जन्मदिन पे जाना है, तो आप प्रायोरिटी रखेंगे कि जन्मदिन में ज़्यादा ज़रूरी है या अस्पताल में जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस आउट यदि आप करेंगे, एक टाइम मैनेजमेंट करेंगे, तो आप बिल्कुल भी तनावग्रस्त नहीं होंगे। तो आपको बस खुशी खुशी आपको ये पता होना चाहिए दैट आई एम द बेस्ट एट माई वर्क। जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी आपका काम है, आप उसमें बिल्कुल 110% आप दीजिए। फिर आप देखेंगे कितना कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ रहा है। और जो लोग बोलते हैं सो लेट द पीपल स्पीक, इट्स ओके। और इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। कुछ घरेलू उपाय भी मैं आपको बताऊंगी जिससे कि आपको स्ट्रेस में रिलैक्स होगा। और जिससे स्ट्रेस के होने से कई बार माइग्रेन की दिक्कत आ जाती है, वन साइड पेन जैसे मैंने आपको बताया उस प्रकार से होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं बस ये कहूँगी कि आप तनाव प्रबंधन के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया सबसे सटीक तरीका है कि आप खुद से बात करें और खुद से एनालाइज करें। और एक होता है प्रतिस्पर्धा ज़रूर रखें, बिकॉज कार्य क्षेत्र में हो, यदि आपको आगे बढ़ना है तो वो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ज़रूर हो, लेकिन ये आप अपने काम पे दिखाएं, ना कि किसी को आप टारगेट करें, ना ही किसी को आप कटाक्ष करें, ना ही अपना मुंह आप गंदा करें, ना ही किसी को आप बुरा भला कहें। देखिए अल्टीमेटली इट इज़ लाइक योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। वास्तव में आपके जो कार्य हैं वो आपके शब्दों से ज़्यादा बयान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तनाव प्रबंधन के लिए, तभी शायद हमारा जो आगे का हम आगे प्रगति कर पाएंगे। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि तनाव हमेशा ही नकारात्मक या बुरा नहीं होता। तनाव भी यानी कि स्ट्रेस भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यू स्ट्रेस, एक होता है डिस्ट्रेस। जब हम लोग बहुत नकारात्मकता के विचार में आ जाते हैं तो हम लोग उसको डिस्ट्रेस बुलाते हैं। नेगेटिव है, थकान लग रही है, सर दर्द हो रहा है, बहुत बोझ लग रहा है, आपका हर एक दिन आपको बोझ लगने लगता है और आप रिलैक्स करने के बहाने ढूंढते हो, आप एक्सक्यूज़ेस बनाते हो, आप काम नहीं करते। लेकिन वहीं जो यू स्ट्रेस है वो एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेस माना जाता है, जिस प्रकार से आप अपने टारगेट फिक्स करते हैं और उन टारगेट को अचीव करने के लिए आप अपने लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिसमें कि हर दिन आप नए नए चैलेंजेस से गुजरें और उस पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए आप सक्षम हो। उदाहरणवश जैसे कि कोई ओलंपिक एथलीट है या ओलंपिक प्लेयर है, तो वो अपने लिए टारगेट सेट करता है कि मुझे ओलंपिक मेडल चाहिए, और वो उस ओलंपिक को जीतने के लिए डेली अभ्यास कर रहा है। पहले आप 2 किलोमीटर दौड़ते हैं, फिर आप 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, फिर आप 10 किलोमीटर दौड़ते हैं। आप धीरे धीरे करके अपने आप को और स्ट्रेस आउट करते हैं कि आप को ओलंपिक जीतना है, वो टारगेट आपका है और आपने रखा हुआ है कि आपको इस टारगेट को पाना है। तो ये चीज़ कैसे हो पाएगी? ये तभी हो पाएगी जब आप यू स्ट्रेस में होंगे। तो यकीन मानिए दर्शक जितने भी हमारे हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि आप स्ट्रेस की परिभाषा बदल दीजिए। आपको जो आप नेगेटिव स्ट्रेस में हैं, आप उसको पॉजिटिव स्ट्रेस में लेकर आइए। आप ये सोचिए कि आपने इस जन्म में बहुत अच्छा करना है, आपने अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है, और आपने जो भी आपका हर दिन हमको हर दिन पहले से बेहतर बनाना है। ये हमें अपने अंदर इनकलकेट करना है, अपने अंदर इस बात को डालना है, और अपने बच्चों को भी ये चीज़ बतानी है कि हम आज के दिन जो भी हम कार्य करें, हम कल उससे और बेहतर करें। और देखिएगा, जब आप खुद से कम्पीट करेंगे या खुद से कंपैरिजन करेंगे कि ठीक है 2 महीने पहले या 1 साल पहले या 2 साल पहले आप किस लेवल पे थे और आज आपने क्या अचीव कर लिया, तो आपको वास्तव में बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन होता क्या है अमूमन कि लोग ये देखते हैं कि अच्छा पड़ोस के पहले साइकिल में थे, फिर स्कूटर ले लिया पड़ोसी ने, फिर कार ले ली। तो लोगों को क्या है कि अपनी खुशी में ना वो
खुश नहीं होते हैं, दूसरों के उसमें वो दुखी हो जाते हैं। अगर कोई दूसरा प्रोग्रेस कर रहा है, दूसरा कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो आप में ईर्ष्या भाव आ जाता है, तो वो चीज़ नहीं हो। कहते हैं कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। तो आई थिंक वी ऑल शुड हैव पेशेंस। और बाकी तो देखिए वो एनर्जी है, वो सोल है, जिसको हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, जीसस कहते हैं, वो कहीं ना कहीं एनर्जी है, वो आप सबको देख रही है। और आई थिंक हम सभी को नतमस्तक होना चाहिए उस एनर्जी के सामने, और ये महसूस करना चाहिए कि हम जो भी कार्य करें हम अच्छा कार्य करें और कभी भी किसी के लिए नकारात्मक विचार ना निकालें। और एक और चीज़, हम जब कार्यालय में काम करते हैं, किसी भी संस्था में काम करते हैं, तो हम एक दूसरे के बाद, यदि आपको किसी ए पर्सन की बात बुरी लगी तो हम बी के पास जाके अमूमन लोग बोलते हैं कि ए ने ऐसा कहा और इसलिए आप ए से नाराज़ हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप एक दूसरे से बात करेंगे ना तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से हल होंगी। बात करने से तो दो देशों के मसले हल हो जाते हैं, तो दो इंसान के बीच में क्यों नहीं। तो इतनी आप ज़रूर स्पेस आप दीजिए कि आप एक दूसरे से बात ज़रूर करें और चीज़ों को नॉर्मल कर दें। देखिए नहीं तो बहुत ज़्यादा एक ऑफिस में क्या होता है, बहुत एक अलग सा माहौल बन जाता है, तनाव वाला माहौल बन जाता है, जिसमें कि आप तो काम नहीं कर पाएंगे, दूसरा भी काम नहीं कर पाएगा, ऑफिस आने का मन नहीं करेगा। ये उसका परिणाम होगा कि आप ऑफिस से छुट्टी लेना चाहेंगे क्योंकि आपको माहौल अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए कहने का मतलब है कि आप खुद ही एक अच्छा माहौल बनाने के ज़िम्मेदार हैं। आप ही हैं जिनसे कि लोग आसपास जुड़ेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि लोग आपसे मिलना पसंद करें, आपके साथ पसंद करें, आपके प्रेजेंस को सराहें या फिर आपसे दूर जाएं, आपके बारे में बातें करें, आपके ऊपर उंगलियां उठाएं। तो ये दिस चॉइस इज़ योर्स। अब हम बात करेंगे कि तनाव को हम घरेलू उपचार से कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो देखिए कहा जाता है कि जब आपके सर में दर्द हो या तनाव हो तो आप अपनी उंगलियों से, यदि आप जैतून के तेल की मालिश करें हल्के हाथों से, तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। आप गुनगुने पानी से यदि आप स्नान करेंगे, जिस भी समय आपको बहुत ज़्यादा तनाव महसूस हो रहा है, आप सिर्फ गुनगुने पानी से आप नहा लीजिए, आपको बहुत शांति मिलेगी। यही नहीं, आप जैसे सुगंध का सहारा ले सकते हैं, जैसे कि स्नान करते वक्त गुलाब है, नींबू है, इसको आप पानी में मिला के, जैसे और इस प्रकार के लिक्विड भी आते हैं, आप यदि पानी में मिला के स्नान करेंगे तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और कोशिश करें कि दूसरों की ज़िंदगी में भी हम रंग भर पाएँ। दूसरों की मदद, आप जितना हो सकता है दूसरों की मदद करिए और एक अच्छा महसूस करिए। मेरा सभी से ये कहना है कि तनाव यदि है, क्योंकि तनाव ऐसी चीज़ है कि जिससे दूर नहीं भागा जा सकता। बहुत सारी जिम्मेदारियां लोगों के पास है, हम सभी के पास बहुत जिम्मेदारियां हैं जिससे कि हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो द मोमेंट यू आर इन स्ट्रेस, आप ये सोचिए कि अरे आपको पता चल जाएगा कि मैं तो स्ट्रेस हो रहा हूँ, मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ, मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, हर बात में ज़बरदस्ती रिएक्ट कर रहा हूँ, और मैं ये वाली स्थिति में मैं कूल होकर भी काम कर सकती तो शायद अच्छा मेरा आउटपुट रहता, मैं अच्छा परफॉर्म कर सकती थी। तो ये जो भी आपके जो टेंजेंट्स हैं, ये आप ही को स्टडी करने हैं ताकि आप तनाव से आप बाहर निकल पाएँ और आप खुश रहें, मुस्कुराएं और सामने वालों को भी आप मुस्कुराते हुए आप उनसे ग्रीट करें जब भी मिले। तो आप देखेंगे कि चारों तरफ खुशियां हैं, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। देखिएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि रोने वाले व्यक्ति के साथ या बुरा बोलने वाले व्यक्ति के साथ लोग कम ही जुड़ना पसंद करते हैं, नहीं जुड़ना पसंद करते हैं इनफैक्ट। तो मैं चाहूँगी कि आप ऐसे अपना एक अपना व्यक्तित्व बना लें, इतना प्रभावशाली आपका व्यक्तित्व हो कि आपके आसपास के लोग आपसे जुड़ना चाहें। पर यदि आप तनाव में हैं, यदि आप गुस्सा करते हैं, यदि आप दूसरों के बारे में बुरा भला कहते हैं, लोगों की टांग खींचते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो यकीन मानिएगा कि कोई ना कोई आपके साथ भी सेम चीज़ कर रहा है। तो आई थिंक वो एक बड़ा अचीवमेंट होता है जब आपके पीछे लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं और आपकी तारीफ़ करते हैं, आपके काम की तारीफ़ करते हैं। वो एक बहुत ही आई थिंक अचीवमेंट है सभी के लिए। तो मैं सभी से यही अनुरोध करूँगी कि आप तनाव प्रबंधन ज़रूर करें। थोड़ा भी यदि आप स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो आप अपने आप को ऑब्ज़र्व करें और इस चीज़ से बाहर निकलें, क्योंकि ये कोई काउंसलर के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ मनन करना है,
चिंतन करना है, खुद में बदलाव लाना है, आप ही हैं जो अपने आप में बदलाव ला सकते हैं और अपने आसपास भी बदलाव ला सकते हैं। और यदि किसी को पर्सनली कोई काउंसलिंग की आवश्यकता है या यदि आपको लगता है कि आपको और विस्तृत में तनाव प्रबंधन पे बात करनी है तो आप निदेशालय पंचायती राज से संपर्क कर सकते हैं। हम आपके जितने भी इश्यूज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं जो भी आप डिस्कस करना चाहते हैं, हम निदेशालय स्तर पर चाहेंगे कि आपके इश्यूज़ टेकअप हो और उसका निवारण शीघ्र अतिशीघ्र हो। मैं आपकी आभारी हूँ कि आप लोग ने मुझे सुना और शायद मेरी बातों का आप में असर होगा, और इसी उम्मीद के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।